प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम सेकेंड ईयर ईएफएम का जो अपना सेकंड पेपर है, लॉ एंड ट्रिक्स ऑफ बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बैंक का अर्थ, बैंक किसे कहते हैं और भारत में किस प्रकार की बैंक पाई जाती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक साधारण बोलचाल की भाषा में बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो सामान्य जनता से धन जमा के रूप में स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर सामान्य जनता को धन उधार देती है। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि रुपए का लेन देन करने वाली जो संस्था है उसे ही बैंक कहते हैं। और रुपए का जो लेन देन करती है, यानी कि मुख्य जो काम है बैंक का, वो एक ऐसी संस्था है जो कि रुपए जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों को या सामान्य जनता को धन उधार देती है। इसकी कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं और इनमें परिभाषाओं में पहली परिभाषा यदि हम लें तो प्रोफेसर किनले के अनुसार उन्होंने कहा कि बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण देती है तथा जिसको व्यक्तियों के द्वारा आवश्यकता न होने पर द्रव्य सुपुर्द किया जाता है। ऐसी ही परिभाषा है सर जॉन पीजेट के अनुसार। उन्होंने भी इसको बैंक वह संस्था है जो व्यक्तियों को धन उधार देती है, या दूसरे शब्द कह सकते हैं कि बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवहार करती हैं। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इसकी परिभाषा देखिए कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। यानी कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1949 के तहत बैंक उसे कहते हैं, यानी कि बैंकिंग वह कंपनी है जो कि बैंकिंग का कार्य करे। अब बैंकिंग का कार्य में दो मुख्य कार्य उन्होंने बताए हैं, एक तो ऋण जमा करना और ऋण देना। ऐसे ही इसकी जो अन्य परिभाषा है जो व्यवस्थित शब्दकोश के अनुसार दी गई है, उन्होंने कहा है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के सब कार्य करती हैं। यानी कि लेन देन, धन से संबंधित जितने भी प्रकार के लेन देन हैं वे सब कार्य जिस संस्था के द्वारा किए जाते हैं उसको हम बैंक कहते हैं। तो सामान्यतः सरल शब्दों में यदि हम कहें तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो कि बैंकिंग का कार्य करती है, यानी कि सामान्य जनता से जमा स्वीकार करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण उधार देती हैं। ये तो जैसे जैसे बैंकों का विकास होता गया है, बैंकिंग का जो कार्य है वो बढ़ता चला गया है। अब हम आज पढ़ेंगे कि भारत में जो बैंकिंग ढांचा है वो किस प्रकार से है, यानी कि भारत में कौन कौन सी बैंकें पाई जाती हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही भारत में मुद्रा की पूर्ति की जाती है, यानी कि जो नोट छापे जाते हैं उनका एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास में है। 1 रुपये को छोड़कर बाकी जितने भी धनराशि के नोट हैं, जैसे 2 रुपये है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 रुपये का भी आजकल चलता है, 500 का है, 2000 का नोट है, ये सारे जो मुद्रा हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती हैं। और सभी बैंकों पर नियंत्रण का कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर एक बैंक और खोली गई, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका मुख्य कार्य क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। और ये भी एक राष्ट्रीय स्तर की बैंक है। ये नाबार्ड जो है वो रिफाइनेंस का काम करती है, प्रत्यक्ष रूप से किसानों को या सामान्य जनता को ऋण प्रदान नहीं करती है, बल्कि विभिन्न जो बैंकिंग संस्था हैं उनके माध्यम से ये ऋण प्रदान करती हैं।
ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर हाउसिंग के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक बनाएगी, राष्ट्रीय आवास बैंक है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट करने के लिए भारत में IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो कि बड़े बड़े उद्योगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं या छोटे उद्योग धंधे हैं उनको ऋण देने के लिए SIDBI की स्थापना की गई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, जिसका मुख्य काम क्या है, लघु उद्योग धंधों के लिए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ऋण प्रदान करना है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए आपको राष्ट्रीय स्तर के बैंक हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, है ना। अब हम जो बैंकिंग ढांचा है इंडिया का, वो 3 तरह से पाई जाती हैं। सबसे पहले है कॉमर्शियल बैंक, दूसरी ले सकते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको कहते हैं, और तीसरी स्थिति में आती है कोऑपरेटिव बैंक। अब जो जो कॉमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, उनको भी हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी कि वे बैंक जिनका कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर राष्ट्रीयकरण किया गया है, और प्राइवेट बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर में खोली जाती हैं, या विदेशी निजी बैंक जो विदेशी सरकारों के द्वारा खोली जाती हैं। तो भारत में सबसे पहले 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और उसके बाद 1980 में 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद में भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। अब जो वर्तमान की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके तहत किसी भी बैंक का हम राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में वाणिज्य बैंकों की स्थापना की जा रही है, और मर्जर का काम भी चल रहा है। यानी कि जो भारतीय स्टेट बैंक हैं, इसका नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका भी राष्ट्रीयकरण करके और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। उस समय इसकी 7 सहायक बैंकें भी खोली गई, और वर्तमान स्थिति हम देखें तो सभी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक में मिला दी गया है। आज केवल भारतीय स्टेट बैंक एक ही बैंक कार्य कर रही है। जितनी भी इसकी जो 7 सहायक बैंकें थी, उन सबको मर्ज कर दिया गया है। कॉमर्शियल जो बैंक हैं, इनका मुख्य जो काम है वो व्यापारियों के लिए, छोटे उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए, सामान्य जनता के लिए आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है। और हमारे देश में वाणिज्य बैंकों का स्वतंत्रता के बाद काफ़ी विस्तार हुआ है। आजकल ये जो व्यापारिक बैंकें हैं, वो ब्रांचेज काफ़ी खोली जा रही हैं। इसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 से हमारे देश में स्टार्ट की गई थी, और कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं। रीजनल रूरल जो बैंक्स हैं, 1, 2 या 3 जिलों को मिलाकर के ये बैंक खोली जाती हैं, और जिन 2 या 3 जिलों को मिला के बैंक खोली जाती है, उसकी शाखाएं वहीं पाई जाती हैं। सामान्यतः इनकी शाखाएं रूरल एरियाज में होती हैं या सेमी अर्बन एरियाज के अंदर पाई जाती हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो सब कार्य करते हैं जो कि एक व्यापार बैंक के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जनता से धन जमा करना, उनको उधार देना, यहाँ तक कि आजकल तो बैंक के लॉकर की सुविधा है, या अन्य चेक है, ड्राफ्ट हैं, या फंड का जो ट्रांसफ़र है, वो सब कार्य रीजनल रूरल बैंक से करने लगे हैं। इसके बाद हमारे देश में है कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंकों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म प्लस मीडियम टर्म फाइनेंस करने वाली संस्था है, और एक है आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंस करने वाली संस्था है। लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस करने वाली जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनमें सबसे पहली बैंक है लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक हर स्टेट में अलग अलग होती हैं, और वो भूमि के विकास के लिए लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती हैं। और भूमि विकास बैंक के द्वारा समय समय पर किसानों को भूमि के लिए लंबी अवधि के जो ऋण हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भूमि विकास बैंक की जो निचली जो ब्रांच है वो उसका है
प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जो जिलों के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर उनकी ब्रांचेज पाई जाती हैं। इसके बाद लेते हैं अपन शॉर्ट टर्म प्लस मीडियम टर्म कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ पर हैं। सबसे पहले होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिसको कि अपन अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं, और प्रत्येक स्टेट में एक होती है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होगी, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक होगी। ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, प्रत्येक स्टेट में एक होती है, जिसको अपेक्स बॉडी मानते हैं। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रत्यक्ष रूप से किसानों को या सामान्य जनता को ऋण प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि अन्य जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से ऋण प्रदान किए जाते हैं, यानी कि पहले उनको किया जाता है, ये कह सकते हैं वो रीफाइनेंस का काम करते हैं। जो सेकंड स्टेज है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। हर जिले में अलग अलग केंद्रीय सहकारी बैंक होती है। जैसे अजमेर जिले की अजमेर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होगी, जयपुर के लिए जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होगी, भरतपुर के लिए भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होगी। और इसकी जो ब्रांचेज हैं, जिस जिले की सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसकी ब्रांचेज उसी जिले में पाई जाती हैं। अजमेर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच अजमेर जिले के अंतर्गत पाई जाएंगी। जैसे जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है तो उसकी ब्रांचेज जयपुर जिले के अंतर्गत ही पाई जाएंगी। ये किसानों को डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं और उस जिले के अंतर्गत गाँव में या सेमी अर्बन एरियाज के अंदर इसकी ब्रांचेज पाई जाती हैं। उसके बाद ग्रास रूट पर है ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, जिनको हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियाँ जो विलेज स्तर पर पाई जाती हैं, हर ग्राम पंचायत स्तर पर पाई जाती हैं, ये किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो बैंकिंग ढांचा है वो है कि इसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति है तो उसके लिए भी एक अलग से बैंक खोली गई है, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक। जिस बैंक का काम है जो आयात करता है निर्यात करता है उनको फाइनेंस की सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि निर्यातकर्ताओं को आयातकर्ताओं को जो भी धन की आवश्यकता पड़ती है उनको वित्तीय सुविधाएं या ऋण सुविधाएं या साख सुविधाएं भारतीय आयात निर्यात बैंक के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।